नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है वन डे विद लेजेंड। आपको पता है हम अपने इस YouTube चैनल जिसमें नए नए महानुभावों से मिलते हैं जिससे आपको प्रेरणा और शक्ति मिल सके। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर आप बीकानेर में रहते हैं और आपने कभी पार्षद नाम सुना होगा तो सबसे पहले उसी व्यक्ति का नाम आपके सामने आया होगा। तो ये एक ऐसी जगह से आते हैं जो खुद बीकानेर की राजधानी के नाम से जानते हैं इसको। तो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं ऐसे व्यक्ति का जो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ जनता की सेवा में लगा रहता है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं कपिल आश्रम अपने लेजेंड से मिलने के लिए। सबसे पहले उनका धन्यवाद जो अपना कीमती समय हमें दिया, और स्वागत करते हैं आपका दुर्गादास जी। स्वागत, आपका भी स्वागत है और बहुत बहुत आभार आपका जो आपने हमें इस लायक समझा। आभार। तो दोस्तों, आज हम जिन लेजेंड के साथ हैं वैसे तो सभी इनको अच्छे से जानते हैं, तो एक बार मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये किस परिवार से आते हैं और इनका परिवार का पीछे का बैकग्राउंड क्या है। परिवार का बैकग्राउंड, बारेकवाड़ चौक में हम रहते हैं और मेरे पिताजी रोशनीगर, राजस्थान के रोशनीगर में काम करते थे। और उसके बाद में हमारे परिवार में मैं, मेरी माता जी के साथ और हम 3 भाई हैं और एक भतीजा है और एक बड़ी बहन है। सभी की शादी हो चुकी है। अच्छा। और पूरा परिवार जॉइंट ही परिवार के रूप में हम रहते हैं और एकदम हंसी खेल के साथ और भगवान के आशीर्वाद से सब एकदम मज़े से आराम से रहते हैं। तो दुर्गादास जी, मैं आपके पिताजी का नाम जानना चाहता हूँ कि आपके पिताजी का नाम क्या है। मेरे पिताजी का नाम फागण दास संगाणी है और बता दिया था मैंने, बारेकवाड़ चौक में हम रहते हैं। तो मैं एक बात जो बताना चाहता हूँ कि मैं भी बारेकवाड़ चौक में ही रहता हूँ और जब मैं पैदा हुआ था तब कुंडली के हिसाब से मेरा नाम भी फागण दास जी आया था। तो जैसे मेरे दादाजी थे और हम सभी परिवार एक बारेकवाड़ चौक में एक परिवार की तरह रहते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई फागण दास तो हमारे भाई का नाम है, तो हम आपको ऐसा नहीं बुला सकते कि वो फागण इधर आ या ऐसा कुछ। तो उन्होंने मेरा नाम फिर रमेश कर दिया था। तो ये एक रोचक बात है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छी बात है। हमारे समाज में पुराने रीति रिवाज और धार्मिक तथ्यों को ध्यान में रखते ही हम अपना नाम और एक मान सम्मान रहता था। हाँ। उनको पता था कि मैं ऐसे नाम से नहीं बुला सकता आपको। हाँ, तो ये अपने को एक दूसरे की इज्जत और सम्मान देने की बात है। इसलिए अपने लोग धार्मिक रीति रिवाजों के कारण सभी का सम्मान करते हैं और नाम से नहीं पुकारते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये अच्छी बात है। हाँ जी। तो दुर्गादास जी, एक और मेरा सवाल है आपसे कि आपकी पढ़ाई कैसे जारी रही और पढ़ाई में कैसे थे आप। मेरी पढ़ाई शुरुआत बीकानेर बाल मंदिर स्कूल में मैं शुरू से पढ़ा था। उसके बाद मैं बेसिक स्कूल पढ़ा, उसके बाद मैं राजस्थान बाल मंदिर पढ़ा। अच्छा, इतने स्कूल आपकी चेंज हो गई थी। तो स्कूलें पहले अलग अलग हुआ करती थी, 8वीं तक की, 10वीं की अलग, 12वीं की अलग, ऐसे स्कूलें हुआ करती थी। मैंने 12वीं क्लास 1995 में कर ली थी। उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा, मैंने छोड़ दी थी पढ़ाई। अच्छा। स्कूलों के पढ़ाई ऐसी हुई थी और मैं अच्छा पढ़ाई में था, माहौल भी अच्छा था उस समय। कोई प्रकार का एक्स्ट्रा कोई माहौल नहीं था, मोबिलिटी कुछ नहीं थी, सब पढ़ाई के माहौल थे। जैसा कि बता रहे हैं कि पढ़ाई का माहौल था और मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था। तो एक मेरा आपसे सवाल है कि जैसे आप राजनीति में हैं या आप जनता की सेवा में लगे हुए हैं, तो स्कूल में कैसा माहौल था? स्कूल में कभी आपने कोई राजनीति करी या कोई नेतागिरी के जैसे माहौल रहता है स्कूलों में, सब बच्चों के साथ एक नेता बन के रहना, वो ऐसा कुछ आपने किया या एक साधारण से बच्चे सा आपका? देखिए, 25-30 साल पहले जो राजनीति का इतना अनुभव नहीं था, ना ही इतना कोई पब्लिसिटी थी कि राजनीति में मतलब इतना हिस्सा लेना चाहिए। उस समय केवल क्लास के मॉनिटर के रूप में होते थे। कभी कभार मैं थोड़ा उत्पाती और होशियार भी था, तो हमारे जो मास्टर गुरुजी या करते थे वो मॉनिटर बना दिया करते थे। तो उस समय बस वही था और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान था। राजनीति तो अब शुरू हुई है, इतना परचम, इतना राजनीति का अब इतना अभी वर्तमान सालों में शुरू हुआ है। हाँ। तो दोस्तों, जैसा कि बता रहे हैं दुर्गादास जी की वो क्लास में भी मॉनिटर बनते हैं, तो ये हमारे आज पार्षद है जो अपने वार्ड के भी मॉनिटर बन चुके हैं। जैसे कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो वैसा ही कुछ दुर्गादास जी के साथ हुआ। तो पार्षद जी, मेरा एक और आपसे सवाल है कि आपका परिवार का या आपके समाज का जैसे राजनीति से कोई लिंक था क्या? कैसे आप राजनीति में उतरे? देखो, मेरा क्या है, सेवा और एक दूसरे के परस्पर काम करने का शुरू से मन था
और मैं कोई भी मेरे मोहल्ले में काम अगर मुझे कोई बताता था कि ये काम करना है तो मैं कभी मना नहीं करता था। मेरे मतलब पूरा वर्क में ही काम रहता था समाज के। उसके एक लिंक में मेरे कोई पुराना कोई लिंक नहीं था राजनीति में। जैसे मेरे पिताजी ज़रूर थे, वो सभी राजनीति जो पार्टियां थी उनके मतलब सहयोग में रहते थे और मोहल्ले में नेताजी नाम से भी जाने जाते थे। अच्छा। तो वो नेताजी जाने जाते थे उस लेवल के हिसाब से बस हम क्या इसमें जुड़ते गए और एक दूसरे का काम करते करते मेरे भी मन में कोई ये राजनीति से जुड़ने का मतलब प्रेरणा होती गई। मैं इसमें राजनीति में जुड़ गया। तो जैसा कि पारसा साहब ने बताया कि शुरू से ही वो कर्मठ और जुझारू थे, समाज में कोई भी काम होता तो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। एक और मेरा सवाल है कि मुझे याद है मैं बहुत छोटा था उस समय जब संदीप आचार्य इंडियन आइडल बने थे। तो जब संदीप आचार्य इंडियन आइडल बने थे वैसे तो वो बहुत टैलेंटेड थे, उनको ज्ञान था अच्छा संगीत का, लेकिन उनको जिताने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मुझे याद है जब चौक के अंदर हमने भी वो आपके कार्यालय में हमने बूथ लगाया था और मैंने भी मैसेज किया था, आपके सारे फ़ोन थे वो कैसा योगदान रहा जी था? हाँ, ऐसा है कि 2005-06 के भी दरमियान ये दौर चला था संदीप आचार्य इंडियन आइडल का। उस समय SMS करने होते थे और जगह जगह मतलब लोगों से SMS करवाने थे और मेरा भगवान की कृपा से और एक दूसरे के जुड़ाव की वजह से मेरे चौक में और मेरे मोहल्ले में बहुत अच्छा मेरे युवा साथियों से संपर्क था और मेरे मान लो एक तरह की टीम थी जो सभी लोग अपने दूसरे से जुड़ाव रख के काम करते थे। तो उस समय बूथ जो SMS के बूथ लगानी थी वो मेरे साथियों युवा लड़कों को मतलब दी गई थी, तो उन्होंने बखूबी निभाया। जगह जगह दिन रात बैठ के उन SMS भी किए, फ़ोन करने से जो मैसेज भेजने थे वो भी भेजे और हर तरफ मतलब चक्कर निकाल के सारी व्यवस्थाएं सब जगह ऐसा करके उस SMS के दौर में उनको आगे बढ़ाया था। बिल्कुल, संदीप आचार्य जी बहुत अच्छे गायक थे। वो आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ का जादू आज भी हमारे बीच में है। जी हाँ, छोटे भाई के तरह था मेरा। अच्छा। मेरा उसका बड़ा भाई मेरा दोस्त है, आज भी मेरे से मतलब घनी मित्रता है उसे। बिल्कुल। तो एक और सवाल है मेरा, जब आप चुनाव लड़े थे तो पहला चुनाव आपने कब लड़ा और टिकट मिलता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है पार्षद का भी। जी हाँ। तो ये कैसे आपको टिकट मिला, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। ये बहुत बड़ी एक रोचक कहानी है। अच्छा। और मतलब इसके बारे में ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुझे ये एक शौक़ था मतलब सेवा करने का या मोहल्ले में काम, ये बता चुका हूँ, काम करने का। तो आपस में ये चलने लगा करीबन 2009 में ये दौर चला कि मैं कोई चुनाव लड़ूँ। अच्छा। और मेरे चौक के या मोहल्ले के मेरे साथियों ने बराबर ने मुझे ये बताया कि आप तो चुनाव लड़ पार्षद का। तो मैं उस दिमाग से काम तैयारी करते हुए सन 2009 में तैयारी की और पूरा मोहल्ला और हर तरह के प्रबुद्धजन उन्होंने मेरा साथ दिया। और हमारे जो उस समय जो विधायक महोदय थे, मंत्री जी थे, BD कला साहब। अच्छा। उनके यहाँ उनके मतलब उनके अपने तरफ से उनको निवेदन किया कि इस बंदे को युवा लड़का है, जान पहचान अच्छी है, सबके काम करता है, सबके लिए दौड़ता है, इसको आप टिकट दो। तो सभी के सहयोग से मेरे को 2009 में टिकट मिला। 2009 में टिकट मिला, ये बहुत, और BD कल्ला जी का विशेष सहयोग रहा। बिल्कुल। तो आप कांग्रेस से जुड़े थे उस समय, आपका परिवार कांग्रेस से रिलेटेड था या फिर आपने कांग्रेस ही चुना? हाँ, नहीं, मेरा परिवार कांग्रेस से ही था। अच्छा। और मेरे पिताजी मैंने बताया नेताजी नाम से जाने जाते थे और उनका भी यही मतलब स्वभाव था, एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे से प्रेम पूर्व रहने का और समूह में रहने का और एक अपने मोहल्ले के साथियों के साथ, ऑफिस के साथियों के साथ चाय पानी पीने का मतलब पूरा मतलब उनका भी यही रवैया था। और नेताजी नाम से जाने जाते थे और नेताजी सभी मुझे कहते थे पिताजी नेताजी है, ये नेता असली बन गया। तो पार्षद साहब, मेरा एक और प्रश्न है आपसे कि एक पार्षद होना कितना कठिन है, क्योंकि जब हम देखते हैं, मैं आपको सुबह से देखता हूँ, आप सुबह निकलते हैं और वापस रात को आते हैं और ना खाने का पता होता है ना पीने का पता होता है। तो ये एक पार्षद होना कितना कठिन है? आपकी भाषा में ये कठिन है, लेकिन क्या है कि इसको अगर आप एक दूसरे के सहयोग और प्रेम भावना और सेवा के भाव से इसको आप लेते हैं तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन इसमें हाँ, समय जो अगर इच्छा है किसी के काम करने की, जनता ने चुना है
तो काम तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। नहीं तो आप घर बैठ जाओ, सही कोई बात। दिक्कत नहीं है। हमारी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा है कि मैं सभी के काम करता रहूं दिन भर, सभी के सहयोग में खड़ा रहूं, और कोई भी तरह का अगर प्रोग्राम है या कोई भी तरह का आयोजन है उसमें अपना जुड़ाव रखूं, मेरी ये इच्छा रहती है। और मैं इसमें दिन भर सुबह 7 बजे मतलब 7:30 बजे के आसपास मैं निकल जाता हूं, और जितना हो सकता है वार्ड में या शहर के जो भी है मिलने वाले हैं या जो भी आते हैं उनके काम में लगा रहता हूं। ये मेरे को इसमें आनंद आता है। जी बिल्कुल, पारसा साहब ने बताया कि जो हमें मन से अच्छा लगता है वही काम करना चाहिए, और इन्हें मन से अच्छा लगता है दूसरों की सेवा करना, दूसरों के कार्य करना, या किसी सरकारी काम में भी वो अटके हुए तो ये भी उनका बहुत सहयोग रहता है। ये खुद अपनी बाइक लेके उसको पीछे बिठा के उनका सरकारी काम करवाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा लगता है। ऐसा पार्षद मैंने आज तक कभी नहीं देखा। बिल्कुल। तो एक और सवाल है मेरा पार्षद साहब कि पार्षद के क्या क्या कार्य रहते हैं, आप अगर हमारी जनता को बताना चाहेंगे कि जैसे हमारे वार्ड के तो लोग देख ही रहे हैं, दूसरे वार्ड के लोग भी देख रहे हैं, तो एक पार्षद का कार्य क्या क्या होता है एक बार वर्तमान में, और जितने अपने आसपास के जो कार्य हैं वो कार्य की कोई सीमा नहीं है, लेकिन पार्षद के पास वार्ड की सफाई, वार्ड की लाइट, वार्ड की सड़क व्यवस्थाएं, वार्ड में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, पानी की व्यवस्थाएं, बिजली की प्रकाश जो लाइट व्यवस्था है उनकी व्यवस्थाएं, या कोई आयोजन है उसके लिए जो व्यवस्थाएं, या कोई वार्ड में घटना हो चुकी है या कहीं कोई बीमारी है तो वहाँ उसकी प्राथमिकता रहती है वार्ड में पार्षदों की कि वो पार्षद जाकर वहाँ उसमें इन्वॉल्व हो। ये सारे कार्य, बहुत से कार्य हैं, अगर पार्षद कोई करना चाहे तो बहुत से कार्य हैं। मन में इच्छा शक्ति, मैंने कहा ना, मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसमें लगा रहना चाहिए। जैसा कि पार्षद साहब ने अपने कार्य बताए, मुझे ये पता है कि जब दिवाली होती है या होली होती है तो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरा वार्ड जो है रोशनीमय हो जाता है, जगह जगह लाइट लग जाती है, जगह जगह कार्य शुरू हो जाते हैं। विशेषकर इनका सहयोग पुष्करना समय पर, ओलंपिक समय पर भी रहता है। दिन में 3 बार सफाई होती है, ये भी एक मेरे को बहुत अच्छा कार्य लगता है। सबसे बड़ी बात है कि जब किसी घर में कोई शोक हो जाता है या मरना हो जाता है तब भी पार्षद साहब वहाँ खुद पहुंचकर सारा कार्य करवा देते हैं 5 मिनट में। जहाँ जब उनकी बैठक बैठने वाली होती है तब वो सफाई करवा देते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो पार्षद साहब, मेरा एक और सवाल है आपसे, जैसे कि मुझे पता है आप स्पोर्ट्स में भी रुचि रखते हैं। बिल्कुल। तो अभी आपने पुष्करना स्टेडियम में पुष्करना चैलेंज कप करवाते हैं आप हर साल, तो उसका आपका कैसा योगदान रहता है, आपकी क्या भूमिका रहती है, और कैसे उस प्रोग्राम को आप सफल बनाते हैं? ये भी एक मेरा टीम वर्क कार्य है, मेरे साथी और भी इसमें हैं, और ये सोच रखते हुए कि हर समाज के जो टूर्नामेंट या गतिविधियाँ होती है तो पुष्करना समाज का भी एक बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए। पुष्करना समाज के कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए सभी का सहयोग, पुष्करना समाज के सभी लोगों का सहयोग लेते हैं, और ये पुष्करना समाज के नाम से प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनका इसमें हिस्सा दिलवाते हैं, ताकि ये प्रतिभाएँ लोग आगे बढ़ें, और उसको एकदम सफल जो सहयोग है वो पूरे समाज का ही रहता है। जैसा कि बताया कि पुष्करना समाज का ही सहयोग रहता है, अग्रणी इसमें पार्षद साहब रहते हैं। मेरा एक और सवाल है आपसे कि जब आपको खाने पीने का मतलब थोड़ा सा इधर उधर रहता है, आपका शेड्यूल में देखता हूँ इधर उधर रहता है, तो उसी में भी आप इतने फिट कैसे हैं? इतने मेरे हिसाब से कोई 25 साल का लड़का भी आपसे थोड़ा सा बड़ा लगता होगा, तो इसके आगे आपका मतलब क्या कहना है? ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है। लोग काफ़ी तरह के व्यायाम करते हैं, वजन घटाने के लिए व्यायाम करते हैं, वजन बढ़ाने के लिए व्यायाम करते हैं, लेकिन अपना भी एक अलग तरीका है। अच्छा। ये तरीका क्या है कि मैं सुबह निकल जाता हूँ घर से, और मैं अपने वार्ड में कहीं न कहीं थोड़ा मोड़ा चाय नाश्ता करता रहता हूँ। अच्छा। और अपना मतलब दिन भर वो पेट भर के आराम से काम कर सकता हूँ। ज़्यादा खाता नहीं हूँ, चिकनाई वाले आइटम खाता नहीं हूँ। अच्छा। कोई भी तरह का नशा नहीं है, तो ये सारी मतलब कंट्रोल रखी हुई है। जो जितना हो सकता है लिमिट दायरा, उतना मैं जो चाय बिस्कुट भुजिया वगैरह वगैरह मतलब खाता रहता हूँ। दिन भर ऐसे ही रहता हूँ, दिन भर घूमता रहता हूँ, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखता हूँ, तभी एकदम फिट है। तो मैं पार्षद साहब के लिए गुजारिश करूंगा कि पार्षद साहब हमेशा ऐसे ही फिट रहे और हम सब के लिए काम आते रहे। जय जयकार है आपकी। धन्यवाद। एक और बात है कि भाई आपको हिम्मत कैसे मिलती है, क्योंकि दिन भर काम करते रहते हैं। कभी कभार ऐसा तो है नहीं कि सारे हमसे खुश ही रहेंगे, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आपको ये भी कह देते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ। तो इन कामों के बीच में आपको हिम्मत कैसे मिलती है? इस कामों के लिए मेरे को हिम्मत तो देखो, मैं सभी को
हमेशा प्रणाम करता हूँ। अपने से जो बड़ा मिलता है उनके पैर छूता हूँ। बिल्कुल, ये एकदम मेरा मतलब आदत है। ये इसमें मैंने किसी भी को देखा कुछ भी लगे क्या ना लगे, हाँ, लेकिन मेरे एकदम आदत पड़ी है। जो भी मेरे से बड़ा मिला, चाहे वो मेरे से नाराज है और चाहे वो अच्छा। मेरे से राजी है, मैं उसके पैर छूता हूँ पहले तो। अच्छा। उसके बाद में मैं अपने इष्ट देव भैरू जी के रोज शाम को एक बार दर्शन करने जाता हूँ। अच्छा। और अपने दिन भर की जो कार्यकारिणी है बाबा के आगे सुना देता हूँ। ये 2 गतिविधि है दिन भर मेरी चलती रहती है। सभी से मेल मिलाप करता रहता हूँ। किसी कोई कहीं नाराज है तो उससे भी मतलब अपनी बात से सुन के मतलब एकदम उसको हजम कर लेता हूँ। बिल्कुल, उसके विपरीत क्रिया नहीं करता। बिल्कुल। अगर कोई ये नाराज है या कोई गुस्सा है या कहीं भी कोई बात हो गई है, झगड़ा हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया है, तो नो कमेंट्स। No comments। अपने तो सुनना है बस और अच्छा। आगे बढ़ना है और जो भी काम है उसको करते रहना है। एकदम इस तरह से फिट रहते हैं। इसलिए इनको हिम्मत मिलती रहती है कि ये कोई भी बात होती है तो वो हजम कर लेते हैं और सबसे प्रेम से रहते हैं। हाँ। ये इनके जीतने का कारण भी यही है और इनका जो प्यार बना हुआ है वो भी इनका यही कारण है कि सभी को ये सम्मान देते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। मैंने खुद देखा है जब कोई छोटा बच्चा भी इन्हें कह देता है कि मेरी गली में सफाई नहीं हुई है तो आधे घंटे के अंदर अंदर उस काम छोटे से करवाना बच्चे के काम पे भी एक्शन लिया जाता है। ये जो सबसे बड़ी बात है। तो पारसे साहब, जैसा कि आपको स्पोर्ट्स में रुचि है, वैसे भी मैं जानना चाहता हूँ कि एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कुछ हमारे समाज के या हमारे क्षेत्र के लोग बच्चे जो हैं वो कंपटीशन फाइटिंग में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या योगदान रहेगा, क्या सहयोग रहेगा उनके लिए? बिल्कुल जी हाँ, इसमें भी हमारा जो योगदान है वो निरंतर जारी है। हम इस कपिल क्रीड़ा आश्रम में और हमारे चौक की जो विद्यार्थी सभा है उसमें भी कंपटीशन फाइट के लिए लड़कों की तैयारी के लिए वो क्लासें लगाते हैं। अच्छा। और हमारे जो भाई हैं, बड़े भाई के रूप में हैं ललित छंगाणी, वो हाँ, बिल्कुल। अभी RS के रूप में बने बिल्कुल, थे। उन्हें कौन नहीं जानता। और उनको और हमारी टीम के साथ में ये काम कर रहे हैं। और जितने भी युवा साथी है उनको अगर किसी भी प्रकार की तैयारी अगर चाहिए कंपटीशन के लिए तो हमारे कपिल क्रीड़ा आश्रम में क्लासें लगती है। और एक विद्यार्थी सभा है हमारे बारेगवाड़ चौक, वहाँ भी हमारी क्लासें लगती है। तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और वैसा लगभग हर शहर के जो अपने युवा है उनको सबको मालूम है। और नहीं मालूम हो तो आप भी इस वीडियो के माध्यम से हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आपकी तैयारी के लिए या हमारे कौन सी समय की कौन सी क्लास लगती है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारी सेवाएं चालू है। जैसे कि पारसे साहब ने बताया कि कपिल आश्रम में और बारेगवाड़ चौक की विद्यार्थी सभा में युवाओं के लिए जो कंपटीशन फाइट करना चाहते हैं उनके लिए क्लासें लगती हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा कार्य है। तो एजुकेशन में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। एक और मेरा सवाल है कि चिकित्सा से रिलेटेड आपका कुछ है, जैसे बाकी सब जगहों पर चिकित्साएं खोली गई है या अस्पताल खोले गए हैं छोटे छोटे, उससे रिलेटेड आपका कुछ योगदान रहेगा या कार्य रहेंगे, तो उसमें आपका? देखिए, चिकित्सा के रूप में समय समय पर हमने कई तरह के कैंप लगाए हैं। बिल्कुल। कोरोना का दौर आया, हाँ। उस समय घर घर हमने चिकित्साएं सरकारी माध्यम से पहुंचाई है। बिल्कुल, गली गली हम लोग घूमे हैं। वो और आपका उस कार्य- समय हाँ, उस आप सबको मालूम है। और उस समय भी हमने गली गली जो कोरोना की दवाइयाँ प्लस सैनिटाइजर जो भी करना था, जो उस समय दौर में खूब किया। दिन रात एक करके वहाँ पूरे शहर में जितना हो सकता है उसका प्रयास किया। और हमारे आसपास में जो डिस्पेंसरी जो 6 नंबर लगती है, वहाँ हमारी जो सेवाएं एक निरंतर मैं उन सेवाओं को ध्यान में रखता हूँ। डॉक्टर या जो भी वहाँ के स्टाफ है, वहाँ समूह है जो आते हैं या नहीं आते हैं, वो सारी मैं ध्यान रखता हूँ। मरीजों को कोई तकलीफ तो नहीं होती है, वो भी ध्यान रखता हूँ। हमारे नया डिस्पेंसरी भवन भी अभी हमारे मंत्री महोदय BD कला साहब के द्वारा बन रहा है, उसका भी कुछ समय बाद वहाँ इनॉग्रेशन होने वाला है और वो सेवाएं और वहाँ बढ़ने लगेगी। तो जैसा कि बताया कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एक पार्षद के लिए या एक समाज सेवी होने के नाते इतना कार्य करना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होगा। पार्षद साहब हमेशा हमारे बीच रहें और स्वस्थ रहें ताकि ये कार्य हमेशा करते रहें। तो एक और मेरा सवाल है कि वार्ड 58 आपके लिए कितना महत्व रखता है, या बारेगवाड़ चौक है जो आपके लिए कितना महत्व रखता है? मेरे लिए वार्ड 58 बारेगवाड़ चौक तो महत्व रखता ही है। मैं अपने शहर को पूरा महत्व देता हूँ। मेरे शहर का कोई भी इलाका है मेरे लिए महत्व है और वहाँ के रहने वाले लिए मेरे महत्व है। मेरे पास सभी जगह से लोग आते हैं, मेरे से जितना हो सकता है मैं उनके काम करने का प्रयास करता हूँ। ये जग जाहिर है। बिल्कुल, चाहे कहीं से भी कोई भी व्यक्ति परेशान व्यक्ति आता है तो पार्षद साहब उसका ज़रूर सहयोग करते हैं। तो पार्षद साहब, मेरा एक और आपसे सवाल है कि आप एजुकेशन, स्पोर्ट्स और चिकित्सा में भी
रुचि रखते हैं, उनमें भी आप सहयोग करते हैं। अभी मैंने सुना है कि आपने अभी अभी एक और मेले का आयोजन रखा, जिसमें धार्मिक मेले का आयोजन था, जिसमें बसें रामदेवरा गई थी और वहाँ प्रसाद का भी आयोजन किया गया। तो वो कैसा आपका अनुभव रहा और कैसे वो आपके दिमाग में आया? देखो, मेरा हर क्षेत्र में काम करने का रुचि है। धार्मिक में भी मैं समय समय पर मोहल्ले में क्या या जगह जगह जो धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें अपना जुड़ाव रखता हूँ। जितना हो सकता है उसमें अपना इन्वॉल्व जो हो सकता है मैं करता हूँ। भागवत कथाएं होती है, जागरण होते हैं मोहल्लों में, तो उन सब में मेरा खुद का इंटरेस्ट भी रहता है और मैं खुद करवाने का मन में इच्छा भी रखता हूँ। अभी मेले के जो आपने पूछा, मेले का जो आयोजन हुआ, मेरे धार्मिक मेला, मैं सब मेलों में जाने का शौक़ रखता हूँ या उनमें जो जितना हो सकता है सेवा करने का उतना मन में रहता है। तो मेले के लिए अभी जो माहौल चला था कि बसों का, तो मेरे मन में एक ही था कि बाबे का मेला होना चाहिए, बस इतना ही था। तो मेले के लिए मैंने अपने जो आदरणीय पुजारी बाबा जी है उनसे आशीर्वाद लिया और उन्होंने कहा जो जितना हो सकता है आप कर लो और मेले को सफल बनाओ। तो मैंने उस आशीर्वाद के बाद में मेरे मन में एकदम और शक्ति आ गई। बाबा जी ने अपना आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद से मैं मेले के लिए तैयार हो गया। मैंने सोचा 5-6 बसें जाएगी, लेकिन बाबे और रूणीचाँद बाबे की कृपा से बसें 40 के करीब बसें गई। सब सकुशल आराम से दर्शन करके आए और जितना मेले में हो सका, जितना सहयोग किया, जितनी सेवा की, और मेरे को और भी लोगों ने जो सहयोग किया उसका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने उस दरमियान मेरा जो पहली बार मैंने जो ये यात्रा की इसमें भी उनका सहयोग मिला। तो जैसा कि बताया कि पुजारी बाबा के आशीर्वाद से आपको शक्ति मिली, तो मैं पुजारी बाबा के नाम से भी ये कहना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि हम छोटे से छोटा काम जो और बड़े से बड़ा काम जो भी है वो चुटकियों में सफल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम है मैंने भी सुना था कि बहुत सफल रहा था और मैं भी उस प्रोग्राम में था। तो मुझे भी ये जानकर बहुत खुशी हुई कि ये एक बागडोर संभालने वाले एक और हमारे साथ हैं दुर्गा दास जी, जो निरंतर इस सेवा को चालू रखेंगे। तो पार्षद साहब, मेरा एक और आपसे सवाल है कि आगे का आपका क्या प्लान है, आगे का आपका क्या ड्रीम है, जिससे जैसे मैं मानूँ कि 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, ये बताना तो मेरे मुताबिक अभी उचित नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे से जितना हो सके मैं मेरे शहर के लिए, मेरे वार्ड के लिए, मेरे साथियों के लिए, सब के लिए जितना हो सके मैं काम आ सकूँ। अगर मेरी आवश्यकता पड़ी उतना मैं काम आ सकता हूँ और जो मेरे से हो सकता है जन सेवा का कार्य मैं वो करूँ। ये मेरी प्रथम मतलब इच्छा है और मेरे मन में है एकदम से, ये एकदम मेरे कूट भरी हुई है कि मैं जितना हो सकता है मैं काम करूँ। और आगे की जो प्लानिंग है, जो भगवान ठाकुर जी की मर्ज़ी से जितना हो सकता है वो ठाकुर जी करेंगे। जो जितना आगे बढ़ाएंगे उतना आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो सेवा तो हमारी चालू है और चालू रहेगी। तो पार्षद साहब, मेरा एक और आखिरी सवाल है आपसे कि कुछ युवा है जो राजनीति में आना चाहते हैं या सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके लिए आपके पास क्या संदेश है? मैं इस चैनल के माध्यम से जो युवा पीढ़ी है उनको यही संदेश देना चाहता हूँ, आप जिस क्षेत्र में लगे हैं उस क्षेत्र में एक लक्ष्य बना लें कि इस लक्ष्य को अपने को प्राप्त करना है और एकाग्र होकर उस लक्ष्य की ओर चलें। और जितना हो सके, अगर आपको सेवा में लगना है तो सेवा के कार्य में लगे, पढ़ाई में लगना है तो पढ़ाई के कार्य में लगे, राजनीति में लगना है तो राजनीति में लगे, और कोई स्पोर्ट्स या खेल कूद में लगना है तो उसमें लगे, लेकिन एक लक्ष्य निर्धारित करके चलें ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, आज हम ऐसे पार्षद से मिले थे जो दिन भर हमारी सेवा करता रहता है। ऐसे पार्षद का हिम्मत बढ़ाना हमारा काम है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने पार्षद को पसंद करते हैं तो उसके लिए 2 शब्द कमेंट में ज़रूर लिखें कि वो आपको कैसे लगते हैं, वो या क्या कार्य कर रहे हैं, उनकी सराहना ज़रूर करें। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा पूरा वीडियो देखा और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमारी हिम्मत बढ़ेगी और जिन लेजेंड्स का हम इंटरव्यू लेते हैं उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।